फिल्म देखिए। सर मेरा सवाल फिर थोड़ा अभी चेंज हो जाएगा क्योंकि एज एन एक्टर्स फॉर ऑल ऑफ यू इट मस्ट हैव बीन वेरी इंटेंस एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ कंफर्ट एक्सपीरियंस, तो रिलैक्स होने के लिए आप इन बिटवीन द शॉट्स क्या करते थे? बताओ नल्ली। नहीं शायद सबके लिए है, सबके लिए है सवाल। देखिए, एक्टर को जब कोई कैरेक्टर मिलता है तो ऑब्वियसली हम उसमें पूरी कोशिश करते हैं कि अपना 100% दें उसमें। एंड जब हम कैरेक्टर में होते हैं तो हमारी ड्यूटी होती है उस कैरेक्टर को परफॉर्म करना। देन आफ्टर लाइक कट, सो हमको उस मूड में रहना पड़ता है। बट अगर 24 आवर अगर हम उसी मूड में रहेंगे तो थोड़ा सा वो एक्टर के लिए थोड़ा एक मोनोटोनी काइंड ऑफ होने लगता है। तो हम बीच में जैसे मौज मस्ती भी करते हैं, जैसे बहुत सारे एक्टर्स करते होंगे। मेरा क्या है, जैसे मैं जब बीच में रहता हूँ तो अपने आप को खुश करने के लिए मैं गाना मतलब गाता हूँ। तो एक्चुअली हाँ, लोकेशन इतना खूबसूरत था। लोकेशन भी इतनी खूबसूरत है वहाँ की, मतलब इतनी हरियाली। मेरे पास मतलब पिक्चर्स हैं, मतलब मैं जो BTS हैं आफ्टर रिलीजिंग द फिल्म आई कैन लाइक अपलोड। तो इतनी लोकेशंस इतनी प्यारी प्यारी थी वहाँ पर, हम लोग बहुत घूमे। एंड जो मैं बताने वाला था कि मैं इन बिटवीन क्या करता हूँ, अपने आप में गुनगुनाता रहता हूँ, खुद को और बूस्ट मेरे साथ लड़ाई करता था। इनके साथ मैं लड़ाई करता हूँ। और पहले भी आप लोग देख चुके होंगे, हम लोग 3 स्मोकिंग बैरल्स में साथ में ही थे। तो बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं अपने आप को बूस्ट करने के लिए। पिक्चर में भी मेरे साथ लड़ता है और शॉट के बाद भी लड़ता है, अभी भी लड़ रहा है, सुबह भी लड़ा है। हमारी चलती रहती है। हमारे मतलब सीनियर हैं और हमारे मतलब हमसे बड़े हैं। हमने बहुत कुछ सीखा। मैं तो इनके बारे में बहुत बोलता भी रहता हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बोला कि मतलब मैंने कैमरा एक्टिंग जो है मतलब इनसे सीखी। नहीं, चड़क पिक्चर की खासियत ये है, जो दोनों का सवाल होगा जो मैं जवाब देना चाहता हूँ। फिर जो सिचुएशन अंगना ने यहाँ पे है, जो आर्ट डायरेक्टर हमारे बीच में बैठी हुई है या हमारा जो DOP साहब है प्रशांत तनु, उसके बाद में ज्वाइन किया, उनका नाम क्या था? मानस जी। तो जिस हिसाब से उन लोगों ने एम्बियंस क्रिएट कर देते हैं, तो जब आप मेकअप वैन से या कॉस्ट्यूम भी ऐसे डिज़ाइन किया गया, जब आप जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इट बिकेम मच मोर उस किस्म का कैरेक्टर करना जो अंधविश्वासी है या नहीं है वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन वो माहौल से आप इतना जज्ब हो जाते हैं तो आपको वो किरदार निभाना बहुत आसान हो जाता है। और इसमें आप देखिएगा, यहाँ पे स्टार नहीं है, सो कॉल्ड जिसको कहते हैं स्टार, को एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है, उनको देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन इसमें स्टोरी को कन्वे करना होता है, तो परफॉर्मर की ज़रूरत है। तो परफॉर्मेंस का वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फिल्म एक्टिंग इज नॉट ए स्टेज कि वो देखो चांद है, आप लोग देखेंगे चांद। जैसे प्रशांत जी बैठे हैं, मेरा सबसे पुराना मित्र है। जब मैं पहली बार माधोल जो पिक्चर किया था माधोलाल, तब से जानता हूँ, मेरा थिएटर भी देख चुके हैं। तो ये पे वो माहौल जब बन जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। सो थैंक्स टू सिपिंग टी सिनेमाज एंड द प्रोड्यूसर सुदीप सेन एंड ऑल्सो माई डायरेक्टर एंड ऑल्सो द 22 डिपार्टमेंट है, 22 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तब जाके पिक्चर बनती है। सो वो बहुत ज़रूरी है कि हम, इट्स अ कम्युनिटी वर्क, बट मेन तो वो है जिसके दिमाग में आया जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो प्रोड्यूसर इज ऑलवेज गॉड। और how you were relaxing yourself, like जी, what मैं- was your way of dealing with that intensity? जी, मैं खूब स्केचिंग करता रहता था। मुझे याद है मैं बीच बीच में मैं निकल जाता था, वहाँ के लोकल कुछ जो वहाँ के लोकेशंस के लोग हैं उनके साथ बैठ के मैं घंटों भर मैं रहता था। और बिटवीन द टेक्स मैं फोटोग्राफी भी कर लेता था। और हाँ, All right, so we'll take one last question, right? शुरू प्रशांत दिस साइड फ्रॉम NDTV। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने केरला स्टोरी 1 बनाया, डायरेक्ट किया, तो आपके ऊपर एक डिफरेंट काइंड का टैग लग गया। इस फिल्म के बाद शायद दूसरा टैग लग जाए, तो ये जो आपकी आइडेंटिटी है वो आप उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे वो मैं इसलिए तो मेरा बात, जब मैंने इधर आ रहा था तो मुझे प्लान था कि मैं कुछ फॉर्मल बातें करूंगा, लेकिन आने के बाद मुझे वही महसूस हुआ, कंट्रोवर्सी की फेवरेट चाइल्ड। अभी क्या हुआ कि केरला स्टोरी और बस्तर के बाद एक किस्म का पॉलिटिकल स्टैंपिंग हुआ, और आई एम श्योर इस फिल्म के बाद सेंसर बोर्ड से लेकर आगे 6 तारीख को रिलीज होने के बाद डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैंपिंग। सो मुझे ऐसे, मतलब मैंने मान लिया कि मुझे आगे की ज़िंदगी ऐसे ही एक कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी, कंट्रोवर्सी, इसमें ही मुझे जिंदा रहना है। तो मैं, ये मेरे लिए न्यू नॉर्मल है प्रशांत जी।
प्रोड्यूसर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी फिल्म हाँ, डायरेक्ट मुझे- कर रहा है मुझे- इनसे। लेकिन मैं इतना तो मैं आपको बोल सकता हूँ, मैं आगे फिल्म खुद प्रोड्यूस नहीं करूंगा, इतना डिसीजन मैंने ले चुका हूँ। मेरे से पॉसिबल नहीं है ये प्रेशर झेलना। मेरे टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, मैं तो सिर्फ फिल्म ही बनाऊंगा, क्योंकि एक फिल्म सफिशिएंट था। नहीं, मुझे सीरियसली मुझे ये फीलिंग हुआ कि आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं या तो एक अच्छे प्रोड्यूसर बन सकते हैं, दोनों नहीं बन सकते एक साथ। तो मतलब मुझे producer अच्छे इंसान नहीं है। अच्छे इंसान बनना मेरे लिए प्रेफरेंस है, तो आगे से मैं ध्यान रखूंगा प्रशांत जी। सुदीप्त सर, जैसा इधर यू लेफ्ट हियर, तो आपने कहा ना आपको इतने टैग मिले, ये न्यू नॉर्मल है आपके लिए, तो इससे अलग जाने का मन नहीं है, थोड़ा सा अलग? नहीं मैम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, मैं इतना बोल सकता हूँ, मैं कोई कंट्रोवर्शियल फिल्म नहीं बनाता। मैं वही फिल्म बनाता हूँ जो सब्जेक्ट मुझे अपील करता है। केरला स्टोरी मैं प्लान करके नहीं बनाया था। 2014 में समथिंग हैपेंड इन फ्रंट ऑफ मी इन केरला, कोची में था मैं, उससे केरला स्टोरी की शुरुआत हुई थी, और जो फिल्म आके 2023 में फिल्में आके ख़त्म हुई। बस्तर सेम सिचुएशन, मैं नक्सलबाड़ी मूवमेंट से, नक्सलबाड़ी से 40 किलोमीटर दूर एक शहर में मैं जन्मा था। तब से लेके बस्तर तक ये मेरा ज़िंदगी में कई बार, 50 बार 60 बार शायद मैं बस्तर जा चुका हूँ। तो बस्तर हुआ, चौरक भी एग्जैक्टली ऐसे। इसके आगे जो मैं कहानी बोलने जा रहा हूँ, मुझे इस तरह की कहानी, मुझे लगता है एंटरटेनमेंट की जो डेफिनेशन है ना, हमारी सोसाइटी में कुछ गलत डेफिनेशन सिखाया गया। वी लिव्ड विद दैट कि फिल्म में 4 गाना होगा, 2 डांस नंबर होगा, तो वो एंटरटेनमेंट होगा, ऐसा कुछ हमें सिखाया गया था। और राज कपूर साहब के टाइम से हमने सिखाया गया था कि हम लोग सपना देखना पसंद करते हैं तो हम सपना बेचते हैं। मुझे इसके साथ बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता। मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी ही है सबसे बड़े एंटरटेनमेंट। जो आपकी रियल क्राई होता है, रियल स्माइल होता है, रियल इमोशन होता है, रियल हग होता है, वो सब रियल होता है। और उससे ज़्यादा, उससे जो एंटरटेनमेंट निकल के आते हैं वो दुनिया को सबसे ज़्यादा टच करते हैं। और मुझे इसकी कोई सिनेमा सेंस की क्लासेस की ज़रूरत नहीं है कि आज तक दुनिया में जितनी पॉपुलर सिनेमा, जो ऑथेंटिक सिनेमा या क्लासिक बना है, वो ज़िंदगी से निकल के आया हुआ है। वो आप आइजनस्टाइन की सिनेमा हो, गॉदर ट्रूफो की सिनेमा हो, सब ज़िंदगी से निकल के आए हुए है। तो ये मानने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि हीरो हीरोइन पेड़ के नीचे डांस नहीं करेंगे तो एंटरटेनमेंट नहीं होता है। तो मुझे ज़िंदगी की कहानी बोलना अच्छा लगता है, मैं आगे भी ऐसा ही कहानी बोलूँगा। बाद में वो कंट्रोवर्शियल होगा या क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। जैसे कोई इंसान रोमांटिक फिल्म नहीं बना सकता, फिल्म बनता है बाद में वो रोमांटिक हो जाता है, वैसे ही मैं फिल्म बनाता हूँ, बाद में वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। थैंक यू। एक चीज़ एक्चुअली मैं जैसे बोलना चाहूँगा कि जैसे दादा ने बोला, आई एम वेरी हैप्पी टू कि दादा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। जैसा मेरा ये मानना है कि दुनिया में ना बहुत सारी फिल्में बनती हैं और लोगों को बनानी भी चाहिए, बट क्या है ना कि मेरा एक जस्ट मैं खुद से भी एक सवाल करता रहता हूँ कि व्हेन दादा साहब फाल्के स्टार्टेड टू मेक अ सिनेमा, सो दैट टाइम यू नो लाइक 90%, आई थिंक 99% मैसेज वॉज देयर, एंड ओनली 1% या 2% आई थिंक कमर्शलाइजेशन, उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। बट राइट नाउ यू नो लाइक कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, देन मैसेज फिल्मों में बहुत कम है, और ऐसी फिल्में रूटेड कहानियाँ अपने इंडिया में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वाई वी आर मेकिंग सिनेमा? सो दिस इज़ लाइक अ बिग क्वेश्चन। जब मैंने ये फिल्म मैंने पढ़ी एंड उसके बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वी आर मेकिंग दिस फिल्म कि जो रिचुअल्स हो रहे हैं, रिचुअल्स अननेसेसरी जो रिचुअल्स हो रहे हैं, उनको आप जब फिल्म देखोगे तो उसके बाद में आपको रियलाइज़, आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज़ कि मतलब रिचुअल्स एंड जो अंधविश्वास है ना, उस पे जो है उसका कोई वजूद है नहीं देखा जाए तो। लेकिन लोग फिर भी ना कहीं उसी में फंसे हुए हैं, और ऐसे सिनेमा, ऐसी चीज़ें और ऐसी रूटेड स्क्रिप्ट्स बननी चाहिए। और ये ऑडियंस जो हमारी, जो इंडिया की जो हमारी ऑडियंस है, वही इस तरह के सिनेमा को, इस तरह की चीज़ों को आगे जो बढ़ा सकती है, चीज़ें करवा सकती है। तो सबके लिए आप लोग देखिए। थैंक यू। ये फिल्म को मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, पेरिस में एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है, गैंजेस टू सेन फिल्म फेस्टिवल। वहाँ पे 5 अवार्ड मिला था। दैट इज़ द ओनली फेस्टिवल वी पार्टिसिपेटेड। सो
मुझे ये मेंशन करने के पीछे ये लॉजिक था, वहाँ पे 2 स्क्रीनिंग था, बिल्कुल फुल हाउस स्क्रीनिंग था और सारे फ्रेंच ऑडियंस थे, मतलब इंडियन ऑडियंस 2-4 ही थे। फिल्म ख़त्म होने के बाद जिस लेवल पे कन्वर्सेशन हमारी चलता था, 1 घंटा 1.5 घंटा तक भी चले, और अवार्ड के दिन तो और ज़्यादा कन्वर्सेशन था, तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो यूरोप की दर्शक है, जो विदेश की दर्शकें हैं, जो इंडियन सिनेमा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनको बहुत इंटरेस्ट है इस तरह की सब्जेक्ट के बारे में। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ इंडिया की बुरे चीज़ दिखाना नहीं, ये इस देश की जो कल्चर है ना, ये कल्चर के बारे में इन लोगों ने इतनी सारे डिस्कशन की कि मुझे ये लगा कि इस तरह की फिल्म सही में और बनना चाहिए। और ये फिल्म अगर सक्सेसफुल हुआ तो मुझे लगता है बहुत लोग कोशिश करेंगे इस तरह की फिल्म बनाने के लिए। जैसे केरला स्टोरी सक्सेस के बाद कई सारे स्टोरियाँ आई मार्केट में, वो चला नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अगर ये फिल्म इंस्पायर करे और फिल्म बनने के लिए तो मुझे लगता है ये हमारी सक्सेस होगी। सो फ्रेंच ऑडियंस की बात की, आई एम श्योर इंडियन सिने लवर्स जितने हैं वो सब बहुत ज्यादा प्यार देंगे मार्च 6 को। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और सुदीप्त दा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, बिकॉज वी नो हमारे कुछ एचओडीज यहाँ पर हैं, इट वुड बी ग्रेट अगर आप उनको। तो मैं ना मेरी कुछ इंपॉर्टेंट बात इसलिए नहीं कि मैं रिचुअल की तरह इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जैसे आप लोगों ने ट्रेलर देख के समझ गए कि ये एक नॉर्मल फिल्म नहीं है, खूब सारे पेन है इस फिल्म के साथ, मतलब रियली आप देखने के बाद थोड़ा सा डर भी लगेगा आप लोगों की। इसकी फारूक भाई एक जॉनर बोलते हैं फोकलोर हॉरर फिल्म। सो ये दुनिया में इस तरह की फिल्मों को फोकलोर हॉरर बोला जाता है। तो इस तरह की फिल्म इस देश में बनाना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो मैं कुछ टेक्निकल मेंबर्स जिनकी कंट्रीब्यूशन की बगैर ये बन नहीं सकता था, मतलब सीरियसली बन नहीं सकता था, उनको बोल दूं। तो पहले मैं फारूक भाई को इनवाइट करूंगा। गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन। फारूक मलिक, आइए सर। फारूक मलिक हमारी स्क्रिप्ट राइटर है, स्क्रिप्ट एंड डायलॉग राइटर है। जो हमारी लास्ट में मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है उसको करूंगा। उससे पहले मैं आनंद के साथ परिचय कराना चाहता हूँ, जिसने घोर आघोर गाना लिखा। क्या बात, मुझे बहुत बढ़िया लगता गाना, आनंद। है ये घोर आघोर प्लीज गाना, आइए। घोर आघोर गाना जो है ये इस फिल्म की एक समाप है। पूरे फिल्म को एक गाने में एक 4 मुखरा है ना, उस 4 मुखरे में पूरे गाना पूरे फिल्म को समाया है। इज वन ऑफ द इनक्रेडिबल वर्क ही डिड। तो ये अनंत है। उसके आगे हमारी मानस दा, साउंड डिजाइनर, एंड ही इज वो many time national award winner and industry की one of the most celebrity sound designer मानस चौधरी। देन हमारी प्रोडक्शन डिजाइनर जो शुभ्रत तो बहुत प्रेस कर रहे थे, अंगोना सेन, जो केरला स्टोरी का भी वो थी, प्रोडक्शन डिजाइनर थे। और कौन, अच्छा ये हमारी म्यूजिक प्रोड्यूसर सम्राट। देन हमारी यूनिट की एसोसिएट एडिटर, सारे जितने प्रोडक्शन की पब्लिसिटी मटेरियल बनाने की जो मेन ट्रबल उठाने वाले हैं, उज्जवल प्लीज कम। वो और मैं हमारी मेकअप डिजाइनर श्याम दादा कहाँ है? दादा कोथा है, कहाँ है? हाँ, श्याम दादा। आओ सर, आओ। जो इनक्रेडिबल मेकअप आप इस फिल्म में देखेंगे, ये इनकी क्रिएशन है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो सारे जो तूफान से हम लोग गुजरे, तूफान का एक ही इंसान जो उसका पकड़ के रखा था, हमारी मेंटल वो है राजेश भट्ट सर। गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन। टॉप मोस्ट सीनियर। और कुशल आप प्लीज आइए और आप पेन का टीम के साथ इंट्रोड्यूस करवा दीजिए प्लीज। थैंक यू सर। और हमारे किशोर जी कहाँ हैं? Sir, on behalf of PEN, I would like just say that we are honored to associated with this film. We want the film to go to audience. That's our aim. Many people should watch it and should understand the reason that why you made this film. Congratulations once again to the entire team, and
happy to associate with you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. So this is the entire team, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं and we'll do a quick picture with the entire team. है ना, कैसे होएगा ये? आजा, थोड़ा क्लोज हो जाओ। आजा श्याम दादा जल्दी आ। नहीं सर, यहाँ आई एम श्योर इस टीम के लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है अब। Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much for being here. 6th March, as I said, we'll get to watch the movie in theaters. Thank you. यहाँ पे सब सेंटर में देखिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यहाँ पे सामने सेंटर देखिए। सर सेंटर में आइए ना, सेंटर में यहाँ सामने सामने भाई सेंटर। वीडियो होगा सर, सीधा पड़ेगा फोटो। सर फ्लैश नहीं चलो National award-winning director and a producer in this case. Thank you, Dada. Thank you so much for doing this. चरक की ये कमाल की स्टार कास्ट है, इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. पेन स्टूडियो से डॉक्टर जयंतीलाल गड़ा साहब, another brave gentleman, you know, हर बार कुछ अलग. He's like, I have to present it to the audiences. I have to present it to the cine lovers of this country. He's done it with RRR, with Gangubai Kathiawadi and what not. Ladies and gentlemen, Gada साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. His son Dhaval Gada is someone who's produced this film. साथ ही यहाँ पे Sipping Tea cinema के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, because they are the ones who've backed this. साथ ही सुदीप्तो सेन प्रोडक्शंस एंड ऑफ कोर्स पेन स्टूडियोज की हमने बात कर ली. घोर अघोर गाना सुना है हम सब ने, यू नो वी ऑल लव्ड इट राइट. दैट इज समथिंग जो कि दिल में घर कर गया, एंड आसान नहीं होता इस तरह के यू नो गाने को बनाना और उसको गाना. वी हैव दिस वंडरफुल सिंगर कंपोजर, नेशनल अवार्ड विनिंग सिंगर कंपोजर विशाख ज्योति साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. मिलाऊंगा सारी कास्ट से मिलवाऊंगा, बड़ी सारी बातचीत करनी है, लेकिन उससे पहले सुदीप्तो दादा मैं चाहूंगा आप प्लीज यहां पर आएं. गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन. और प्लीज
थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के बारे में, इस फिल्म के बारे में हम सबके साथ साझा कीजिए सर। क्या लगा जो आपने कहा मुझे इसके साथ एसोसिएट होना है? अच्छा, सबको नमस्कार। मतलब मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करूँगा। फॉर्मेलिटी इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज इट्स एन इनफॉर्मल फिल्म। इनफॉर्मल इसलिए कि लास्ट 2-3 महीने से जो सिचुएशन से मैं गुज़र रहा हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ मेरी पूरे टीम जो गुज़र रहे थे, कुछ हद तक कल वो गुज़रना ख़त्म हुई, क्योंकि सेंसर बोर्ड में फिल्म 2.5-3 महीने से पड़ा हुआ था, और सेंसर बोर्ड की जो नॉर्मल प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से फिल्म को सेंसर नहीं मिला। उसको रिव्यू कमेटी के पास गया, रिव्यू कमेटी ने काफ़ी डिफ़िकल्टीज से गुजरने के बाद फाइनली कल हमें सेंसर सर्टिफिकेट मिला फिल्म की। तो आप समझ सकते हैं कि मैं चाहे ना चाहे मेरा नाम इस तरह की कंट्रोवर्शियल या अनकन्वेंशनल फिल्म के साथ जुड़ जाता है। कोई भी फिल्म बनाता हूं तो पहला लड़ाई मेरा सेंसर बोर्ड के साथ होता है। तो मुझे कल सेंसर ऑफिस की सीईओ सर ने मुझे बोला कि आई एम द कंट्रोवर्सीज फेवरेट चाइल्ड। तो एनीवे, पहले तो थोड़ा सॉरी, क्योंकि टाइम से थोड़ा लेट हो गया। मैं इसके लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा, कोई कारण होता है। दूसरा, आपकी सवाल की, ये फिल्म जब केरला स्टोरी 1 और बस्तर दोनों बनाने के बाद मैं 4 साल एक दिन के लिए भी कोई गैप ब्रेक नहीं लिया था। लेकिन क्या होता है एक फिल्म मेकर के मन में, ये कहानी जब मैंने पढ़ा था, जो चरक की जो कहानी है, ये मेरी मन में मतलब आधी रात को जग जाता था, तो मुझे लगता था कि इसके ऊपर फिल्म बनानी है। तो मेरे साथ जो कहानी हमारी छोटे भाई संजय हलदर ने लिखा था, तो दिन के मतलब एवरी डे ऑलमोस्ट मेरा जो स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट राइटर है फारूक भाई, फारूक मालिक, ये फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर है, हम दोनों मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे डिस्कस करते थे। राजेश जी के उन्होंने इंडस्ट्री में 40 साल से है, तो हम लोग डिसाइड जब कर लिए कि ये फिल्म बनानी है, लेकिन मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था, क्योंकि 4 साल से मैं एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया था, फिल्म बनाए जा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि ये फिल्म मैं डायरेक्ट खुद नहीं करूँगा, लेकिन मतलब खड़े होकर डायरेक्ट नहीं करूँगा, कैमरा के बगल में बैठ के डायरेक्ट करूँगा और पोस्ट प्रोडक्शन करूँगा। तो शिलादित्य जो फिल्म के डायरेक्टर है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत पुराने दोस्त है। तो शिलादित्य से डिस्कशन हुई, शिलादित्य राजी हुआ इसको डायरेक्ट करने के लिए। ये कहानी जो है ये बेसिकली ईस्टर्न इंडिया से है, बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, झारखंड, इस एरिया की कहानी है। लेकिन लेटली मुझे पता चला ये जो चरक जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल तमिलनाडु में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल। तो be it Eastern India, be it South, this festival has its own uniqueness. ये uniqueness के कारण दो है। एक तो ये बहुत कलरफुल फेस्टिवल है, और दिस इज द ओनली फेस्टिवल वेयर माँ काली और शिव जी बीन इन्वोक्ड। लोगों को लगता है कि ये चरक के दिन ये लोग जमीन पे आ जाते हैं, अपने भक्तों के साथ टाइम बिताते हैं। तो ये कहा जाता है कि हम जो भी साल भर की मन्नतें मानते हैं, उस मन्नत पूरी हो जाती है चरक में। तो जब इस तरह की कहावत जुड़ जाता है किसी फेस्टिवल के साथ, और गोइंग बाय द ट्रेडिशन ऑफ आवर कंट्री, इसमें विश्वास बहुत ज़्यादा, फेथ बिकम अ प्रिडोमिनेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इमोशन। फरवरी की महीने में एग्जाम खत्म हो जाता है, तो हम लोग ना बचपन में वेट करते थे कि कब चरक आएगा। बहुत ज़्यादा म्यूजिकल, कलरफुल, अच्छे अच्छे खाना मिलता था उस चरक मेले में। लेकिन इसके साथ साथ चरक मेला का जो एक डार्क प्रैक्टिसेस वो इवॉल्व किया था सदियों से, करीबन 1000 साल पुराने भी इसकी इंस्टेंसेस मिलते हैं। वो हमारे लिए एक कंसर्न की विषय बन गया था, क्योंकि इसमें इस तरह की प्रैक्टिसेस था, विश्वास वाली जो एस्पेक्ट है इस फेस्टिवल की, इस तरह की एस्पेक्ट्स था जहाँ पे इवन ह्यूमन सैक्रिफाइस या नरबलि भी होता था। ये कानूनन कुछ दशक पहले बैन तो हो गया था, लेकिन इसकी प्रभाव, इसकी विश्वास इस लेवल पे पहुंच गए थे। इवन 2024 में हाथरस करके यूपी में एक जगह है हाथरस में एक स्कूल में
क्रोनोलॉजिकली रिजल्ट खराब हो रहा था, तो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी बैठ के डिसाइड करते हैं और एक 9 साल की बच्चे को बलि दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन, हमारी एजुकेशन, हमारी जिस तरह की दुनिया के हमारी परिचय बनने जा रहा था, उसके साथ अगर इस न्यूज़ को हम साथ में खड़ा करें तो ये अच्छी बात नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए। तो मुझे लगा कि इस फिल्म को बनानी है, तो फारूक भाई, राजेश जी और शिलादित्य, तो हम तीनों चारों बैठ के डिसाइड किए कि फिल्म बने और फाइनली फिल्म बना। अब कंट्रोवर्सी ये था कि कुछ हद तक अप टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन टॉक अबाउट दोज इश्यूज जो नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं बात करना। वी ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस इश्यूज व्हिच डील्स विथ आवर फेथ। सेंसर बोर्ड में जो इशू था वही था। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि ये जो लाइन है ना, साइंस, ह्यूमैनिटी और फेथ, इसके बीच में बहुत थीन लाइन है। एक जो थीन लाइन आपको भी आपकी अनजाने में भी आप क्रॉस कर लेते हैं। एक बिल्ली रास्ता काटता है या घर से आप निकल रहे हैं तो उस समय पे किसी ने आपको पीछे से बुला लिया तो आपको लगता है ये अशुभ है। इसमें कोई हार्मफुल कुछ नहीं है, हार्मलेस है। लेकिन यही विश्वास अगर एक बच्चे की बलि देने तक पहुंचता है तो हमारी सोसाइटी को कंसर्न होने की कारण है। सो उस कंसर्न से फिल्म बना है, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन था वही फेथ वाली रिएक्शन था। क्या ये फिल्म साधु समाज के खिलाफ तो नहीं है? क्या ये फिल्म हमारी विश्वास जो एक बहुत डीप रूटेड एक एग्जिस्टेंस है हमारी सोसाइटी में, उस जगह तक तो नहीं गए? ये सब मेरी डिस्क्लेमर की पॉइंट है, क्योंकि ये बातें हमने सेंसर बोर्ड के साथ ये आर्गुमेंट की, उनको समझाने की कोशिश की कि ये बात कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। धर्म के नाम पे अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस चलते रहे, ये कोई देश के लिए शुभ नहीं हो सकता। तो हमारी चरक बना। ये आई नो एकदम ऐसा। मेरे मन में बड़े सारे सवाल हैं। आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस मैम, ऑफ कोर्स वो भी पूछेंगे। लेकिन सर, टीजर में इतने रिएक्शंस आ गए तो ट्रेलर में क्या होने वाला है? आई एम श्योर लेट्स टेक अ लुक एट द ट्रेलर विथ योर काइंड परमिशन सर। हाँ, हम लोग अभी एक बार ट्रेलर देखेंगे, उसके बाद कुछ डिस्कशन करके टीम के साथ परिचय करवा के और एक बार देखें। बिल्कुल सर, जैसा आप कहें। प्लीज सर के लिए एक बार जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन की हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपने गाया भी कमाल है और उसको बनाया भी कमाल है। वील डेफिनेटली टॉक टू द एंटायर टीम। Anand bhai, thank you so much for writing it. Of course, we'll just set the stage up for this and साहब प्लीज हा क्या बात है सर, क्या बात है। यू नो, कई सारी फिल्मों में हम सबका दिल जीता है इन्होंने यहाँ पे। ऑफ कोर्स बिशाख ज्योति दादा, हमारे म्यूजिक कंपोजर, loving his परिधान, loving the outfit here. Thank you so much. And of course, Sudipto Sen साहब के लिए जोरदार तालियां. Once again, I'd like to thank Dr. Jayanti Lal Gada साहब, Pen Studios से, and of course Dhaval Gada. They are not here. They had some, of course, emergency to attend to. So thank you so much. And बड़े सारे सवाल हैं भाई, आपसे शुरू करूंगा। यू नो, वीव सीन यू ऑन दैट। मैं सबसे पहले बैठा हूँ इसलिए बिल्कुल मैं वहीं से शुरू करने वाला हूँ। बड़े सारे सवाल थे, जैसा मैंने कहा। यू नो, वीव सीन यू इन मूवीज, यू नो, डूइंग योर बिट, एंड हर बार तारीफ लूट के ले जाते हो आप, ये तो हम सबको पता है। बट वो एंटागनिस्ट वाला जो फंडा रहता है ना आपके साथ, वो हमको कहीं ना कहीं पता है, क्योंकि कहते हैं अगर एंटागनिस्ट बहुत पावरफुल है तो जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी पावर और बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। एंड यू आर वन ऑफ दोज एक्टर्स। सो टेल मी, हाउ डिड दिस हैपन एंड यू लव प्लेइंग द एंटागनिस्ट? वैसे मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है कि मैं, बस होता जा रहा है, फ्लो में हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने ये स्क्रिप्ट मेरे सामने रखा गया था और मैंने ये कहानी सुनी, मुझे एकदम, क्योंकि मैं बंगाल से हूँ और इस चड़क कल्चर के साथ मेरा एक एसोसिएशन है, और मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में इस तरह के सब्जेक्ट्स पे काम हुए नहीं थे। मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी अगर इस तरह की फिल्मों में मैं हूँ। और ये कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है कि एंटागनिस्ट है, ये तो कहानी बताएंगे और आप देखने के बाद बताइएगा। ग्रे शेड्स होते हैं और एक लालच होती है एज एन एक्टर की कोई प्री प्लान नहीं है कि मैं ऐसा ही कैरेक्टर करूंगा और ऐसा नहीं है।
बस एज एन एक्टर एक्सप्लोर करता है। आप प्लीज ऐसी लालची रहिए और ऐसी कमाल के किरदार करते रहिए जहां पे आपको ऐसे ही तालियां बटोरने का जो मौका है वो मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर परफॉर्मेंसेस। Thank you. जोरदार तालियां हो जाएं। सुब्रत दादा, दिस वंस फॉर यू। मुझे बताएं, यू नो जूलॉजी पढ़ते पढ़ते, MBA करते करते, देन यू गेट इनटू एडवर्टाइजिंग, आप मॉडलिंग कर लेते हो और अब फाइनली इतने सालों के बाद ये जर्नी यहां तक पहुंच गई है, चरक तक, जहां पे एक बहुत ही कमाल का किरदार आप प्ले कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, यहां तक पहुंचने पे, ये पूरी जर्नी को अगर आज इस मंच पे हमारे मुंबई के जो रॉक स्टार्स हैं सारे मीडिया से, उनके सामने समअप करना हो तो क्या बोलेंगे सर? मैं यही कहूँगा कि लाइफ इज़ फुल ऑफ मैजिक। मैं आई बिलीव इन मैजिक रियलिज्म एंड ऑल्सो डार्क सीक्रेट्स बहुत होते हैं सोसाइटी में। इसी के ऊपर ये एक कहानी है और मुझे लगता है कि अभिनेता, उनका काम है डाकिया की तरह एक लिफाफा जो लिखा है डायरेक्टर, उनके ज़रिए ऑडियंस तक पहुंचाना। बस इससे सोचना या समझना उनका काम है। मैं बिल्कुल लेबर की तरह काम करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ये सोचने समझने की जो जिम्मेदारी है ये मैं नहीं लूँगा। बस उसको कैसे स्क्रीन में उस इमोशन को लाना है ताकि ऑडियंस तक पहुँचे, दर्शकों तक पहुँचे। और मैं बोलूँगा जैसे गॉड्स ओन चाइल्ड, तो मैं सुदीप्तो सेन्स ओन्स चाइल्ड, क्योंकि काफ़ी हद तक 99% फिल्मों में मैं सर के साथ हूँ, दादा के साथ हूँ, हम प्यार से दादा कहते हैं। और ऑन्सेम्बल कास्ट में बहुत लोगों के साथ काम कर चुका और NSD की जो ट्रेनिंग है वो मुझे काफ़ी हद तक यहाँ तक पहुँचने की मदद की है। और अभी तक मुझे लगता है कि आई एम नॉट ए गुड एक्टर बट आई एम ए गुड स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग। सो दैट्स ऑल। और आप सभी को शुक्रिया, और पेन मूवीज़ को अलग से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और डायरेक्टर साहब शीलादित्य मौलिक, और जिन्होंने मुझे कास्ट किया, राजेश भट्ट साहब इधर बैठे हैं, उनके साथ पहले भी काम किया। जो पिक्चर बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली OTT में, उसको अभी सीक्रेसी में ही रहना चाहिए, सीक्रेट रहने दीजिए। और दादा के साथ काम करना हमेशा एक जिम्मेदारी। दादा बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, दादा बोलते करो। तो मुझे लगता है कि इफ़ आई एम गेटिंग मनी सो इट्स माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना होमवर्क मुझे करना चाहिए। और बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। बाकी इस कहानी चड़क की कहानी में जो डार्क सीक्रेट्स सोसाइटी में ईच एंड एवरी सोसाइटी इन द होल वर्ल्ड ऐसे बिलोंग करते हैं, उसको ज़मीन से खोद के जो हम कहना नहीं चाहते उसको सामने लाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं उसका हिस्सा हूँ, छोटा सा। तो आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड थैंकफुल टू सिपिंग टी सिनेमाज, सुदीप्तो सेन फिल्म्स एंड सर सुदीप्तो सेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दादा, जोरदार तालियां हो जाएं। नाउ मूविंग ऑन टू नलनीश नील साहब। सर, इट्स ऑलवेज गुड टू सी यू। थैंक यू। एंड अभी अगर मैं इस फिल्म की बात करूं, यहाँ पे दिग्गज कलाकारों के साथ, ऑफ कोर्स कमाल के डायरेक्टर, कमाल के प्रोड्यूसर, व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, जितना भी कहते हैं कि प्यार जो मिलता है उसके लिए जितना भी थैंक यू एक छोटा सा वर्ड है। और ऑलवेज़ जो है मैं सुदीप्तो दा के साथ में काम करना चाहता ही था मैं। एंड मुझे बहुत आई एम ब्लेस्ड कि मतलब इस फिल्म में मैंने काम किया और सुदीप्तो दा उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया। और ये फिल्म एक्चुअली जब इस फिल्म के जो को राइटर हैं एंड आई थिंक और भी किसी अमरनाथ झा भैया, तो उन्होंने जैसे मेरी उनसे बात होती थी, देन मीटिंग के लिए बुलाया और ऑफिस में ही, देन दैट वाज लाइक सरप्राइज काइंड ऑफ फॉर मी। तो मुझे स्क्रिप्ट नरेट करवाई, तो मैंने वो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। और उससे पहले मेरा अमरनाथ झा भैया ने काम देखा हुआ था। एंड ये फिल्म एक्चुअली मैं यूपी से हूँ और बहुत सारी हमारे इंडिया में रूटेड कहानियाँ बहुत हैं जो कि अभी एक्सप्लोर हुई नहीं हैं और लोगों को करना चाहिए। उनमें से वन ऑफ द चरक ये है। और मैं भारतीय नाट्य अकादमी BNA लखनऊ से पढ़ा हुआ हूँ ड्रामा से, तो मैंने बहुत सारी बुक्स एंड चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं, और मुझे लगता है ना इन जैसी कहानियों पे काम होना बहुत ज़रूरी है। जो कि मेरा इसमें जो किरदार है जगन का, दैट वाज लाइक बहुत 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 अच्छा है। एंड कहीं न कहीं आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये फिल्म मेरे लिए बहुत ख़ास है और ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड जो छुप के आप वहाँ से देख रहे हो ना सबको, मेरे को आपसे थोड़ा शक ही हो रहा है आपके ऊपर, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, मेरे को शक है आपके ऊपर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द म्यूजिक डायरेक्टर साहब। दादा प्लीज बताइए, दिस इज फैबुलस, यू नो, सच में गूज बम्स वाली बात जो हम सब यहाँ पे कर रहे हैं, दिस इज नॉट योर रेगुलर फिल्म, राइट? ये थोड़ा हटके है। When you make a film like, when you make music for a film like this,
खुद की मनोस्थिति क्या होती है? नमस्कार, मेरा नाम है बिशाख ज्योति। इस फिल्म का जो मेन फेयर ऑफ फेथ, उसमें पूरी कहानी इस पे छुपी हुई है। क्योंकि जहाँ पे विश्वास है वहाँ पे भय नहीं होता है, जहाँ पे भगवान है वहाँ पे भय नहीं होता है। भय शब्द जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ नेगेटिव। जहाँ पे शैतान होता है वहाँ भय होता है। तो जहाँ अंधविश्वास है वहाँ भय है, जहाँ पे विश्वास है वहाँ पे भय नहीं है, वहाँ पे समर्पण है। तो चड़क बचपन से, मैं भी बंगाल से हूँ, मुझे मेरा जो ये अटायर आप देख रहे हैं इससे पता चल रहा है कि मैं बंगाल से हूँ। तो बचपन से मैंने चड़क देख के बड़ा हुआ है और दादा के साथ ये मेरी आई थिंक 3rd फिल्म है जो रिलीज्ड फिल्म है, फीचर फिल्म। मैंने केरला स्टोरी, इनका ये स्वभाव है, ये हमेशा मुझे ऐसे मतलब वो बोलते हैं ना कि स्क्रूइंग करते रहते हैं कि ये, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे अंदर जो चीज़ है जो मुझे खुद ही नहीं पता है, वो ये इन्होंने खोद के ऐसे निकालते हैं। अच्छा ये ऐसे निकालो, ऐसे निकालो। और इस फिल्म के लिए जो ब्रीफ मिला था, फाइनल ब्रीफ जो आया था दादा से, शीलादित्य मौलिक से, कि हमारी ये जो फिल्म है इसकी जो रूट्स है म्यूज़िक के ज़रिए हमको वो लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि अगर हम देखते कि साउथ के फिल्म्स हो गए या पंजाबी बीट्स हो गए या यूपी के बीट्स हो गए, कोई भी ऐसे हर एक चीज़ जो है वो बीट्स पे होता है। तो बंगाल के भी एक 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर दूर आप चले जाओगे, खाना चेंज होता है, म्यूज़िक चेंज होता है बंगाल में, है ना। तो उस पॉइंट पे ये बहुत डिफ़िकल्ट था कि इतना बड़ा साउंडस्केप भी बनाना है, क्योंकि फिल्म का है साउंडस्केप, और उसके साथ हमको रूट्स भी संभाल के रखना है म्यूज़िकली। तो ये बहुत सच में बहुत ही एक चैलेंजिंग था, बाकी फिल्म से ज़्यादा चैलेंजिंग ये फिल्म था। तो मैंने जब अनंत दादा से इस गाने के बारे में जिक्र किया, हमने बहुत सारे गाने रिसर्च की, उनमें से एक गाना हमने सिलेक्ट किया, दादा और हम कहीं घूमने गए थे, याद है दादा, हम घूमने गए थे। तो सुबह ब्रेकफास्ट पे हम लोग बैठे थे, बैठ के हमने 4-5 गाना दादा को सुनाया। तो बोले फोक सॉन्ग, जो बंगाल के फोक है, मिट्टी की जो सॉन्ग है, तो वो सुनाया था। उनमें से हमेशा एक चीज़ जो चौड़क के जब भी ये फेस्टिवल होता है तो उसमें ये एक शब्द हमेशा यूज़ होता है म्यूजिकली, हरो गौरी प्राणनाथ माथार ऊपर जगन्नाथ এই बार उद्धार करो शिवो 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 है। तो इसका जो ट्यून है वो फोक ट्यून है, आंखों आगे घटे जब वो जो लगे असंभव मानो तो विश्वास, नहीं मानो तो वो चमत्कार। तो ये अनंत दा ने ये जब मुझे दिया ये लाइन, तो ये तो चमत्कार वैसे ही हो गया इस लाइन से। पूरी कहानी इस गाने में, फिल्म की जो कहानी है ये पूरी इस पिक्चर में इस गाने के ज़रिए आपको पता चल रहा है। और हम आते इसके फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर, जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस फिल्म में गाने के साथ साथ बैकग्राउंड स्कोर में भी कितना हमने एक्सपेरिमेंट किया है। हमने चेम्बर स्ट्रिंग्स के लिए हम चेन्नई गए थे। आप सोचिए कि एक रूरल फिल्म है, एक रूरल कहानी है, एक रूट्स की कहानी है, उसके साथ कैसे एक वेस्टर्न चेम्बर स्ट्रिंग्स को हमने ब्लेंड किया है। जो आप देख रहे हैं कि 10-15 ढाक एक साथ बज रहा है, जो पूजा का ढाक होता है वो हमने लाइव किया है, और वो कलकत्ता में ही मिलेगा आपको। जो ऑथेंटिक साउंड है वो कलकत्ता में ही मिलेगा, वो और कहीं नहीं मिलेगा आपको, मुंबई में भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम गए थे कलकत्ता, मैं, मेरा टीम, सम्राट बैठा हुआ है मेरा म्यूज़िक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के लिए। तो हमने बहुत मेहनत की। जब आप ये पिक्चर देखेंगे म्यूज़िकली आप लोगों को आई थिंक बहुत सरप्राइजिंग लगेगा, और गाना और भी रिलीज़ होने वाला है। अच्छा एक और बात है, इस फिल्म में इस गाने के साथ एक और नया वॉइस भी है जिनका नाम है किंजल चैटर्जी। तो नहीं आया है, तो किंजल एकदम फ्रेश नया टैलेंट है। तो हमने दादा को जब सुना है उसका वॉइस, दादा ने बोला कि ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम ऐसे मिलता है कि कोई नया टैलेंट को आप चांस
मौका मिलता है एक फीचर फिल्म बड़े बड़े पर्दे के लिए, आवाज़ के लिए, तो यहाँ पे किंजल जैसे नए न्यू कमर्स और एकदम फ्रेश वॉइस भी आपको सुनने को मिलेगा, और शंकर महादेवन जैसा लेजेंड म्यूज़िक कंपोज़र, सिंगर, जो मेरे खुद के आइडल हैं, जिनके गाने सुन के, जिनके म्यूज़िक सुन के मैं इंस्पायर होता हूँ, उनके साथ मेरा ये दूसरा कोलैबोरेशन है। और आई एम श्योर उनके गाने जब आएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। आई एम श्योर दादा, जोरदार तालियां हो जाएं। एंड नाउ ऑफ कोर्स आई नो आप लोगों के मन में बड़े सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले दादा आपने एक चीज बोली थी शुरू में कि साधु संतों का अपमान ना हो, वो हमने दिमाग में रखा, उसको हमको आर्ग्यू करना पड़ा, बताना पड़ा। फिर जय श्री महाकाल से शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं जो अघोरी बाबा दिखाया है वो थोड़ा सा मैं इस फिल्म की कहानी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये ले हेलो मैं इस फिल्म की कहानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो मैंने शुरू में साथ में और भी एक लाइन बोला था कि एक ब्लर लाइन है, विश्वास और अंधविश्वास। ये जो ब्लर लाइन है, ये ब्लर लाइन हमने बड़ी कॉन्शियसली हमारी स्क्रिप्ट में, हमारी ट्रीटमेंट में हमने ये लाइन को क्रॉस नहीं की। हमें एग्जैक्टली उसी जगह पे बात करना था। आपने जैसे हर हर महादेव बोलने वाले साधु को देखा, बैकग्राउंड में ये भी सुना कि तुम जैसे पखंडियों के लिए साधु समाज पूरे वो हो रहा है। इस तरह की, इसको बैलेंसिंग एक्ट नहीं बोलेंगे, बट एज वी वर अवेयर अबाउट दिस डेंजरस पार्ट ऑफ getting into that domain of dealing with tantra sadhana or sadhu samaj, so we were extremely conscious in our treatment. And to be very honest, not only in my with my actors, but also in every aspect, sound ho gaya, editing mein, music direction, every aspect, we kept this aspect very very consciously हमने deal किए हैं। तो I am sure कल I wish I could play the sound conversation with my review committee with in censor board। ये aspects मुझे बोलने का और उनको समझने में ये जो कमियां हो रहा था वो क्लियर हो गया, और उनको वही वैल्यूज लगा इस फिल्म में। और एंड में जो सीनियर सब बोर्ड मेंबर थे, उनको ये बोला कि इस देश में इस तरह की और फिल्म बनना चाहिए, और आपको सिर्फ इस फिल्म बनाने की साहस के लिए ही अलग से तारीफ मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है हमने कभी कोई, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ही सेंसिटिव था, लेकिन हमने वो लाइन क्रॉस नहीं की। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आई एम श्योर यू ऑल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो कहां से आ रहा है पहला सवाल? आइए। अंजुलिका जी, हमें नहीं बोलते हो आप ऐसे। हमेशा बोलती हूँ। मैं आपके प्रोफेशन में नहीं हूँ, टेंशन नहीं है। प्लीज, यस, ओवर टू यू। हेलो, अंजुलिका हियर फ्रॉम द ट्रेंडिंग टाइम्स सर। मेरा सवाल सुदीप्तो दास के लिए है। दादा, आपने पहले ही कह दिया कि आई एम अ कंट्रोवर्सी चाइल्ड। फेवरेट चाइल्ड सुदीप्तो सेन। फेवरेट दास। सॉरी, कंट्रोवर्सीज फेवरेट चाइल्ड। फेवरेट चाइल्ड। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लो आपसे। ये केरला स्टोरी 2 को लेके है? बस आप समझ ही गए। नहीं, मतलब मैं एज्यूम कर सकता हूँ। केरला स्टोरी जब शुरू हुई थी, हाँ जी, वो मतलब उसमें मैं तो मतलब लाइक 10-12 साल से हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। जी, जी। आज एक नया फिल्म लेके आए, Yes. उसके बारे में इतने बातें हुई है, इतने Yes, बात sir. करे, और जब हम लोग बात कर रहे हैं, वो लोग लीगल बैटल लड़ रहा है कोर्ट में, तो मुझे लगता है कोर्ट को अपना वो करना चाहिए। हमें चरक के बारे में बात हम करना उसके बारे में बात कर ही नहीं रहे अच्छा, सर। ठीक है। हमारा बात इतना ही पूछिए। है कि क्या चरक और केरला 2 साथ में रिलीज करने के पीछे कोई कॉन्शियस डिसीजन था या नहीं ऐसा Not नहीं ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। मतलब ना कोई इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ, बंगाल की इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ कोई कनेक्शन नहीं था। इट बेसिकली क्या है, फिल्म कंप्लीट करने के बाद जो प्रोड्यूसरों की पैसा लगता है ना, वो चाहते हैं जितना जल्दी हो सके रिलीज हो जाए। तो हमारे साथ भी यही हुआ। जिस दिन जयंतीलाल गाधा को फिल्म दिखाया, फिल्म का खत्म हुआ, कमरे का लाइट बुझा, जला, और जयंती भाई बोला कि सुदीप तो अभी करते हैं इसको। मतलब
इस तरह की सेंसिबल लोग, इस तरह की गुड हार्टेड लोग अगर इंडस्ट्री में रहे तो मुझे लगता है कि किसी को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि हमारी जैसे फिल्म मेकर का स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता है। आप फिल्म बेशक 400 करोड़ कमा लिया ना, अगले दिन से मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया और अभी भी चलता है, क्योंकि स्टूडियोज़ हमारी फिल्म नहीं लेना चाहते हैं। लोगों को लगता है ये कंट्रोवर्सी होगा, बैन हो जाएगा, केसेस चलेगा, तो हमारी फिल्म लेते नहीं है। लेकिन जयंती भाई की एक्सप्रेशंस देखने के बाद मैंने और सोचा नहीं कि केरला स्टोरी आ रहा है या धुरंधर 2 आ रहा है। जिस दिन जयंती भाई ने डिसाइड किया उसी दिन मैंने बोला चलिए हम लोग रिलीज करते हैं, है ना कुशल भाई? सुदीप्तो सर, जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि हमने सुना है कि जब आपको केरला 2 बनाने का ऑफर आया तो आपने कहा था कि मैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड की स्टोरी नहीं ऐसा नहीं बोला था, ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया गया। वो रिकॉर्डिंग अभी तो मैंने इंस्टाग्राम में भी डाला, क्योंकि मैंने ये बोला था कि केरला के साथ मेरा 10 साल की रिलेशन है। जो केरला स्टोरी मैंने बनाया था उसकी एक एक डायलॉग और एक एक शॉट के साथ मैं जुड़ा हूँ। आई कैन डिफेंड अप टू हेल, एक एक शब्द को मैं डिफेंड कर सकता हूँ और मेरे पास पुख्ता सबूत है। जब केरला स्टोरी 2 की प्लान हुई तब भी मैं जुड़ा हुआ था और विपुल जी लास्ट दिन तक मुझे बोलते गए कि दादा आप ही को डायरेक्ट करना है। लेकिन जब ये डिसीजन हुई कि केरला स्टोरी 2 में केरला का एक स्टोरी होगा, बाकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्टोरी होगा, तो मैंने बोला था मेरा इनके ऊपर कोई रिसर्च वर्क नहीं है। जो केरला स्टोरी 1 के लिए था मेरा नहीं था। मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर रिपोर्ट और व्हाट्सएप फॉरवर्ड, तो मुझे उतना ही टाइम लगेगा इसके ऊपर स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, और वो टाइम मैं देना नहीं चाहता। मैं एक जगह पे रुके हुए नहीं रहना चाहता। मैं आगे मुझे और भी स्टोरी बोलना है, चरक बोलना है, इसके आगे 2-3 और स्टोरी बोलना है। तो इसलिए तो इंडिया टुडे वाले ने बड़ी मतलब उनकी कंफर्ट जोन से बीच की उठा लिए और बोल दिए कि मैंने ये डेरोगेटरी टर्म में नहीं, मैंने बोला था मेरी नॉलेज मध्य प्रदेश में जो लाभ जिहाद की इंसिडेंट्स हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके बारे में मेरा नॉलेज सीमित है व्हाट्सएप और उस पर मैं गहराई में नहीं गए। अभी जो डायरेक्ट कर रहा है फिल्म को, मैंने सुना कि वो बहुत डिटेल में काम किया है। सो मतलब इतना ही था मेरी कमेंट। तो इन्होंने जैसे बोला खोद के इन्होंने म्यूजिक निकाला, तो आपने जो रिसर्च है वो कैसे किया, वो प्रोसेस थोड़ा जानना चाहेंगे। एक तो चरक बचपन से हम लोग चरक के साथ, चरक का हिस्सा है। मैंने जैसे बोला था चरक चैत्र की महीना में होता है। चैत्र इस 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक, और हमारी स्कूलों में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता था फरवरी में, तो हमें जो पॉकेट मनी देते थे घर से वो बचा के रखते थे चरक मेला में, मतलब मज़ा करने के लिए। तो चरक के साथ हमारी एकदम मतलब ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है, बचपन से वही देखते थे। उस समय पे बलिया होता था, वो अघोरी प्रैक्टिस चलते थे। अघोरी प्रैक्टिस मतलब डेड बॉडी के ऊपर बैठ के ये प्रेयर करना, उसकी ह्यूमन स्काल लेके खेलना, ये सब था उसका। वो हमारे लिए बड़ा अट्रैक्शन था। लेकिन अलग अलग गवर्नमेंट ने ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस को, ये अघोरी प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट सबसे पहले बैन किया, उसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा हद तक ये प्रैक्टिसेस चलता था वो बैन कर दिया गया। तो जब ये बैन कर दिया गया, एक मेजर अट्रैक्शन कम हो गया। तो जैसे वेस्ट बंगाल में आज से 10 साल पहले 102 या 103 चरक होता था, उड़ीसा में करीबन 70-75 चरक होता था। अब वो संख्या अब 16, 17, 18, 20 में आके रुक गए। तो हमारे लिए जब हमने डिसाइड की कि इस फिल्म को बनाएंगे, संजय की कहानी जब हमने पढ़ा, तो पर्टिकुलरली फारूक भाई, संजय, मैं, हम लोग मिलके ये ह्यूमन सैक्रिफाइस की जितने इतिहास है वो हमने निकालने लगे, और इतनी स्टार्टलिंग फैक्ट्स मिलने लगे कि जो मोस्ट अनसस्पेक्टिंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो आर पार्ट ऑफ दिस हीनियस क्राइम ऑफ चाइल्ड सैक्रिफाइस, और साथ में इस तरह की तांत्रिक प्रैक्टिसेस। सो हमारी जो चैलेंज था, बेसिकली ये चैलेंज की मेन हिस्सा हमारे जो राइटर है फारूक भाई, उन्होंने निभाया। कुछ हद तक अमरनाथ ने की, कुछ हद तक मैंने और शिलादित्य ने भी, हम लोगों ने की। ये क्योंकि ये जो रिचुअल्स है जो आपने देखा, ये जो ये जो वो करना, छेद करना, और ये जो देखा, ये रियल शूट फुटेज है। हम लोग ओरिजिनल चरक में जाके शूट किए हैं। ये अभी भी होता है? अभी भी होता है। तो ये जो ब्लर एरियाज था कि जो रियल में होता है और जो हमें शूट करना है, क्योंकि एक एक चीज़ की ऑथेंटिसिटी
चेक किया जाएगा इस तरह की सेंसिटिव सब्जेक्ट में। हम तैयार थे, हमारी रिसर्च मटेरियल लेके हम लोग सेंसर बोर्ड में गए थे। तो ये बेसिकली सोशल रिसर्च था, बेसिकली वो प्रैक्टिसेस के बारे में। तो हमने 1 साल पहले चौरक का फुटेज इकट्ठा किया। हमने 4 कैमरा लेके अलग अलग चौरक में जाके शूटिंग की, वो सारे फुटेज इकट्ठा की। उसके साथ पुराने किताबें, रिलीजियस बुक्स, क्या क्या सैंक्शन है, क्या क्या परमिशन नहीं है, ये सब हमने रिसर्च इकट्ठा करके देन स्क्रिप्ट लिखा गया था। तो आज की तारीख में मैं आपको ये क्लेम कर सकता हूँ, ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा लोगों को देखने के लिए ये फिल्म, क्योंकि काफ़ी पेनफुल पार्ट्स है फिल्म में, लेकिन उसकी एक एक चीज़ ऑथेंटिक है और रियल लाइफ सिचुएशन से लिया गया है। सुदीप्त सर, जैसे आपने कहा कि सर टुवर्ड्स योर लेफ्ट यहाँ पे। ओके सर, जैसे आपने कहा कि रिव्यू कमेटी ने आपको कहा कि आप कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर का टैग दे दिया एक आपको, लेकिन जब धुरंधर और एनिमल जैसी फिल्में आती है जिसमें एक्सट्रीम वायलेंस है, तो उनको मतलब इतनी लिबर्टी मिलती है, लेकिन चरक जैसी फिल्म जो कि रियलिटी के ऊपर बात करती है, उसको जो है कंट्रोवर्शियल फिल्म कह के मतलब एक फिल्म मेकर को इतना स्ट्रगल कराया जाता है, रिव्यू कमेटी तक ले जाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में? मेरा ये बात तो ये आज नहीं, मैं 2013-14 से हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे अलग अलग फोरम में। ये अद्भुत एक 2 डबल स्टैंडर्ड है हमारी सेंसर बोर्ड बोलिए या होल जो प्रैक्टिसेस है सरकारी, जो कानून आज से 50 साल पुराने, आज जो सेंसर बोर्ड की सिनेमाटोग्राफिक एक्ट है वो 1943 का है, लिखते हैं सिनेमाटोग्राफिक एक्ट 1943। कुछ साल पहले श्याम बेनेगल साहब की एक रिपोर्ट सेंसर बोर्ड ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन उसकी कानून अभी तक, उसकी जो इम्प्लीकेशंस था उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कराया गया। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, उसमें ना हम लोग कुछ कर नहीं सकते, मैक्सिमम हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। अभी रिसेंटली कल 2-3 दिन पहले इम्पा से एक लेटर गया है सेंसर बोर्ड में, कुछ डिस्क्रिपेंसीज के बारे में बात कर रहा है। तो बात ये है, हम लोग सफ़र तो करते हैं सर, केरला स्टोरी के टाइम पे किया, बस्तर के टाइम पे किया। आप सोचिए आज जो छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त अनाउंस कर रहा है गवर्नमेंट और इतने सारे डिस्कशन हो रहा है वर्ल्ड वाइड, उसके समय पे तो 2 बार रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई थी। कल की जो मीटिंग था, कल जो रिव्यू कमेटी की व्यूइंग था, इट वाज रियली ग्रिलिंग टाइम। मतलब एक समय पे लग रहा था कि मैं हार्ट फेल करके वहीं पे बैठ जाऊंगा, ऐसा सिचुएशन था। बट ये आप लोगों के हाथ में है। हम लोग तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, हम लोग अलग अलग फोरम में बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन आप लोग सिर्फ फिल्म को अगर फिल्म की तरह रिव्यू करने के साथ साथ हमारी जो पेन से, जो एगनी से जाना पड़ता है, उसके बारे में आप लोग लिखेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। हाय, आई एम वर्षा, अपडेट नाउ। मैं सुब्रत दत्ता से पूछूंगी यस मैडम कि चरक पर काम करने से आपके अंदर आंतरिक कुछ आस्था या अंधविश्वास जैसा कुछ हुआ है बदलाव, और आपके जीवन में कुछ ऐसा अनुभव हुआ है? देखिए, मेरे हाथों में कोई अंगूठी नहीं है और मैंने नाम भी चेंज नहीं किया। अक्सर ये होता है कि जब आप एक्टिंग करते तो नाम चेंज करते हैं, अंगूठियाँ पहनते हैं। मैं इसलिए विशाख को नहीं बोल रहा हूँ इतनी बड़ी जी अंगूठी पहनी, बहुत महंगी है। मुझे डायमंड की शौक है। हाँ, ये डिपॉजिट किया, ये कल महंगा बेचेगा। सो मुझे ये नहीं है, मेरा काम डाकिया की तरह है, और जो गिवन सर्कमस्टेंसेस उसी पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में कैसे बिहेव करना, दैट्स माय होमवर्क। सो मैं ऐसे किसी अंधविश्वास में ना मेरा पहले था, ना अभी है, ना 50 साल का हो चुका हूँ तो भविष्य में भी रहेगा, ज़्यादा दिन तक तो नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि विश्वास से ज़्यादा अंधविश्वास तभी आता है जब आदमी डरता है। जो विशाख ने बोला वही मैं वो करूँगा। मेरे ज़िंदगी में मेरा जो फिलॉसफी है उसमें डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तब तो मैं एक्टिंग ही नहीं कर सकता था। सो थैंक यू मैडम फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस, बट आई नेवर बिलीव काइंड ऑफ कोट अनकोट अंधविश्वास। थैंक यू सर। I would like to have one question to Saidur. Ma'am, I'll come to you. Yes. Well, she'll just complete her thing. जी, यही पूछ। Yes. पूछ लीजिए आप। सर को मैं पूछूंगी, आपका अपना
इस चरक में कुछ किरदार के बारे में बताओगे? मैं इस जी जी इसमें आपकी अंधविश्वास और आस्था कितनी है? परमिशन नहीं है उसको बोलना। लेकिन हाँ, मैं एक हर कैरेक्टर के साथ जो मैं करता हूँ, एक्टर वही करते हैं कि एक पर्सनलाइजेशन, वो चरित्र मेरे अंदर कहाँ तक है और मैं उस चरित्र तक कहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। ये चरित्र आप देखेंगे, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन ये जिस दुविधा और द्वंद से गुजर रहा है, व्यक्तिगत जीवन में मैं किस द्वंद में हूँ या था उस दौरान, कैसे जुड़ता हूँ, ये मेरा अपना प्रोसेस है। लेकिन है, हर इंसान का अपना एक प्रॉब्लम है, कई प्रॉब्लम्स होते हैं, और एक लेवल के बाद वो उम्मीद तो कर सकता है, कई बार वो उम्मीद खो देता है और विश्वास और अंधविश्वास के बीच में वो टटोलता है। मैं व्यक्तिगत जीवन में ऐसा करता नहीं हूँ, अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है और मैं होता तो क्या करता, इस तरह के इंसान मैंने देखा हुआ है। तो मैं उस बारीक जो लाइन है उसके आसपास मैंने अपने आप को पाया, और यही मज़ा है एज एन एक्टर। तो इस कैरेक्टर के साथ रहते हुए मुझे कुछ हुआ है पर्सनल लाइफ में जो मैंने इस कैरेक्टर के साथ। ये एक्चुअली मैं ऐड कर दूं मैम, शाहिदूर, अंजलि, ये जो 2-3 कैरेक्टर है, ये एक फिल्म में थोड़ा सा ग्रे शेड में है, तो इन लोगों के सामने हमारी रिक्वेस्ट था कि अपने कैरेक्टर के बारे में ना करें। अभी अंजलि, अच्छा है कि अंजलि नहीं है, क्योंकि अंजलि शूटिंग कर रही है, नहीं तो आप लोग उससे तो निकाल ही लेते। थोड़ा सा फिल्म देखने के लिए वेट कर लीजिए। तो थैंक यू। मैं इसलिए मैं ये सब बातें रखने के लिए मैं बहुत घबराहट महसूस कर रहा था कि कैसे बताऊं। ठीक है।